Hi everyone, good afternoon, very welcome all of you to the session. So myself Gulshan Akhtar, your paper 1 faculty only at PW. Now आज के सेशन में हम करने वाले हैं कुछ टॉप क्वेश्चंस पेपर 1 के एंड टॉप 30 क्वेश्चंस करेंगे राइट तो आज हम करेंगे 30 क्वेश्चंस आज के सेशन में एंड दैट टू फ्रॉम पेपर 1 और सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं काफी ज्यादा हमने इन क्वेश्चंस को आते हुए देखा है इन 2023 तो आपके 2023 में दिसंबर हो गया जून हो गया मार्च हो गया इस तरह के क्वेश्चंस वी हैव सीन अ लॉट तो आई हैव कंपाइल्ड ऑल द क्वेश्चंस एट वन प्लेस और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इन टॉप 30 क्वेश्चंस को सो यस क्विकली लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल विजिबल पीपीटी इज क्लियर yes very good afternoon everyone how are you all hope everyone is doing good हाँ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एग्जैक्टली हमारी क्लासेस वेडनेसडे के बाद सीधा अब हो रही है आज हो रही है तो इट इज क्वाइट अ लॉन्ग टाइम एंड अब हमारी क्लासेस जो हमारा रेगुलर था ना टाइमिंग्स मंडे वेंसडे फ्राइडे उसी तरह से होगी लास्ट वीक में नहीं ले पाई थी क्लास मंडे को ड्यू टू सम रीजन एंड देन फ्राइडे को भी नहीं हुई थी क्लास बट हमारी जो क्लासेस हैं वो MWF ही चलेगी रेगुलरली इसके अलावा आई एम पोस्टिंग आई एम गिविंग यू सम शॉर्ट वीडियोज एज वेल एज शॉर्ट्स भी दे रही हूँ तो आई होप वो आप भी चेक कर रहे हो अगर आपने नहीं चेक किया है तो वो भी चेक कर लेना अभी मैंने 2 दिन पहले वी हैव प्रोवाइडेड यू पेपर 1 और पेपर 2 की स्ट्रैटेजी 10 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ यू कैन स्टार्ट विथ योर यूजीसी नेट जर्नी हाउ यू कैन गो अबाउट इट तो अगर आपको उसमें कंफ्यूजन है कुछ भी आपको जानना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो इसके अलावा रिसर्च से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं अभी तक मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस डाल दी है एंड आने वाले कुछ दिनों में 1-2 दिन में आपको एक और न्यूमेरिकल वीडियो मिलेगी रिसर्च एप्टीट्यूड की और इस तरह की रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पे तो उसको चेक करते रहना ठीक है ताकि जो क्लास ठीक है जो आपकी क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं यूट्यूब पे जो हमारे लाइव क्लासेस हो रहे हैं उसके अलावा भी आपको जो वीडियोस मिल रही हैं आप उससे भी अपने जो भी प्रैक्टिस है जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करते चलो ठीक है अभी तक नहीं मिला शॉर्ट वीडियो कैसे नहीं मिला बिंदु आप शॉर्ट्स में चेक करना इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे लिंक पोस्ट कर देती हूँ जैसे ही वीडियो आपकी अपलोड होती है तो आप टेलीग्राम पे भी चेक कर सकते हो विच इज पेपर 1 बाय गुलशन अख्तर चले हाँ जी तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं आई होप एवरीवन इज रेडी लेट मी नो इन द कमेंट एवरीवन रेडी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन वेरी वेलकम मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सब बताएं कैसे हैं यस चलो ग्रेट तो अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था बहुत लोगों ने आंसर किया था एंड कुछ लोगों ने आंसर नहीं किया था सो हमने पढ़ा था कल के सॉरी लास्ट के क्लास में एलआर के कॉन्सेप्ट को प्रमाण वाले कॉन्सेप्ट को और एलआर के प्रमाण वाले क्लास के अंदर मैंने आपको ये होमवर्क दिया था कोहर्ट स्टडी क्या होती है तो कोहर्ट स्टडी हमारी लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च का टाइप है नाउ लॉन्गिट्यूडनल क्या जहां पर आप ओवर टाइम डेटा कलेक्ट करते रहते हो तो कोहर्ट स्टडी इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जहां पर रिसर्चर एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस करता है जैसे मैं बोलूं कि मैं स्टडी करूंगी उन लोगों की जो नॉनवेज खाते हैं या मैं स्टडी करूंगी उन लोगों की जो रेगुलरली स्मोक करते हैं तो ये कोहर्ट स्टडी है जहां पर मैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को लेके उसकी रिसर्च कर रही हूँ राइट तो कोहर्ट आपकी वो स्टडी होती है लॉन्गिट्यूडनल की स्टडी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का टाइप है जहां पर रिसर्चर क्या करता है वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस कर रहा होता है राइट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर फोकस करेगा और उनकी ओवर टाइम स्टडी करेगा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप ऑफ स्मोकर्स की स्टडी कर रहा है उनको ओवर टाइम फॉलो किया तब जाके वो जान पाएगा कि जो रेगुलरली स्मोकिंग कर रहे थे उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है एंड ऑल्सो वो नॉन स्मोकर के ग्रुप को भी ले सकता है और उनको भी फॉलो करके देख सकता है कि जो सिगरेट्स नहीं लेते थे जो नहीं स्मोक करते थे और जिन्होंने स्मोक किया उनकी हेल्थ में क्या डिफरेंस आया तो यहाँ हमने स्टडी करी है एक ग्रुप को जिसके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस इज कोहर्ट स्टडी ठीक है क्लियर है यस ग्रेट तो ये तो था हमारे लास्ट क्लास का होमवर्क अब हम करेंगे
अब हम करेंगे आज के क्लास को स्टार्ट, जहां पर वी विल बी सॉल्विंग 30 क्वेश्चंस इन टुडेज क्लास। तो चले फटाफट से पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका रहा पहला क्वेश्चन, बट उससे पहले मैं एक बार पोल स्टार्ट कर लूं। फाइन, ओके, चले। सो ये रहा पहला क्वेश्चन, मैं पोल भी स्टार्ट कर देती हूँ एंड एवरीवन डू आंसर इन द कमेंट्स, जो कि पोल हमारा आपके आंसर्स को वहां से पिक करता जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक सेम होगी बिंदु, कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी सेम होगी। हाँ जी, क्विकली एवरीवन, बी वेरी वेरी क्विक। वी हैव गॉट द आंसर्स एंड इसका करेक्ट आंसर ना सी होगा। ओनली 9% स्टूडेंट्स को आंसर एंड 90% स्टूडेंट्स ने बोला है कि आंसर बी होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट। तो यहाँ पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकेंड स्टेटमेंट आपकी क्या है, इनकरेक्ट है। देख लेते हैं क्या बोला गया है। कोड्स ऑफ एथिक्स आर फॉर्मुलेटेड टू रेगुलेट रिलेशंस ऑफ रिसर्चर टू द पीपल एंड फील्ड दे इंटेंड टू स्टडी। रिलेशनशिप आपका जो एथिक्स है वो रेगुलेट करता है रिसर्चर को क्या करना है, अगर वो ह्यूमंस की स्टडी कर रहा है। रिसर्चर अगर फील्ड पे जाके स्टडी कर रहा है तो उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये कोड ऑफ एथिक्स रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी सही है, बट सेकेंड देखो, ऑल द रिस्क इन्वॉल्व नीड नॉट बी एक्सप्लेन्ड टू दी पार्टिसिपेंट्स इन एडवांस। ये गलत है। अगर आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो और उसमें कोई रिस्क इन्वॉल्व है तो पार्टिसिपेंट्स को उसकी प्रायर इंफॉर्मेशन देनी है। यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये रिसर्च आप करने जा रहे हो तो ये आपके रिस्क हो सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। तो जब आप लोगों की सहमति लोगे, तो जब आप उनको कंसेंट लेने जाओगे तो आप उनको पूरी इंफॉर्मेशन दोगे कि ये मेरी रिसर्च है, ये रिस्क हो सकता है। देन सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद ही आप उनको छोड़ोगे कि भाई वो अपना डिसीजन ले। अगर वो अग्री करते हैं देन आप रिसर्च उनके साथ करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो ये वाली बात गलत है, बट ये सही है। सो देयरफॉर द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाँ, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन से मैं आपको थोड़ा सा और टाइम दूंगी, क्वेश्चन पढ़ के फिर पोल स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट है, व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च अनीता tried to create counterfeit data. This comes under which of the following ethical issues? ठीक है, तो ये कौन सा एथिकल इशू होगा? फैब्रिकेशन है, फॉल्सिफिकेशन है, पार्शियल पब्लिकेशन है, या इनमें से कोई नहीं? ऑल राइट, चल, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एंड टेल मी, ये सफिशिएंट था ना इतना टाइम? अभी ठीक था? यस, तो करेक्ट आंसर इसका फैब्रिकेशन। अब क्या आपको किस तरह से आंसर करना है, दो चीजें हैं जिसको आप ध्यान रखोगे। जब भी आपसे बोले ना कि कोई चीज क्रिएट की गई, काउंटरफीट डेटा होता है कि हमने एक तरह से गलत डेटा बनाया, नकली डेटा बनाया, तो इसको स्पूरियस डेटा भी बोल सकते हो। स्पूरियस डेटा के नाम से भी जानते हो। तो हमने एक नकली डेटा बनाया, और जब भी बनाने की बात होगी, मेकअप की बात होगी कि हम कुछ डेटा के साथ कर रहे हैं, तो दैट इज फैब्रिकेशन। फॉल्सिफिकेशन क्या होता है? फॉल्सिफिकेशन रिजल्ट को झुटलाने के लिए रिसर्चर गलत टेक्निक का इस्तेमाल करे,
डेटा को कुछ डेटा के पार्ट को ओमिट कर दे, कुछ डेटा के पार्ट को एडिट कर दे, जैसे कहीं 10 लिखा था तो उसको 100 बना देना, कुछ डेटा को ऑल टुगेदर छोड़ देना जिससे कि वो रिजल्ट को झुटला सके, दैट इज फैब्रिकेशन। तो रिजल्ट के साथ कुछ किया जा रहा है वो आपका फॉल्सिफिकेशन होगा। एंड अगर राइट एंड अगर हम फैब्रिकेशन की बात करें तो वो मेकअप होता है। इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ जी। देखो पोल किसी के पास नहीं जाएगा, आपको सिंपली कमेंट में आंसर करना होगा एंड कमेंट आपके आंसर्स, मतलब हमारा पोल आपके कमेंट से आंसर को पिक कर लेगा। ठीक है, यस। तो दो चीजें याद रखोगे आप, डेटा के बारे में बात हो रही है अगर क्वेश्चन में तो वो है फॉल्स फैब्रिकेशन, एंड रिजल्ट से रिलेटेड कुछ भी है तो इट विल बी फॉल्सिफिकेशन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एवरीवन, आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च दी है एंड रिसर्च के पर्पस दिए हैं, मैच करना है। तो ये एलिमिनेशन से होगा इसलिए ये जल्दी करना है, इसके बाद हिंदी भी देखेंगे एंड देन हम पोल पे आंसर करेंगे। पार्शियल पब्लिकेशन होती है रिपोर्ट को आधा पब्लिश कराना, कंप्लीट डिटेल्स ना देना। ओके, क्वेश्चन इन हिंदी एवरीवन। So time's up and the correct answer for this question will be option number B. 85% स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। बाकी जिन्होंने गलती करी है देखो कहाँ पे गलती हो रही है। बेसिक रिसर्च हमें सबको पता है, अगर आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च के कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यूट्यूब पे मैंने वीडियो बनाई है, मतलब मैंने क्लास ली थी, वो देख लेना। अभी हम देखेंगे बेसिक रिसर्च क्या, जो हमें नॉलेज दे, थ्योरी दे, राइट। तो यहाँ है कंट्रीब्यूशन टू नॉलेज, बी होगा 3। सिर्फ इसी ऑप्शन में B3 है ना, हमें आंसर मिल गया, हमें कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जब आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो प्लीज एलिमिनेट करना, आंसर मिल जाएगा। बाकी भी हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अप्लाइड रिसर्च आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देता है आपकी प्रॉब्लम का। क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है, और आपका क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड होता है। तो दिस का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक, तो इस तरह से एलिमिनेशन करके ही हम आंसर करेंगे एंड वेरी गुड एवरीवन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दो स्टेटमेंट्स हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से रिलेटेड, दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ें एंड देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इसका करेक्ट आंसर। हाँ, A4 से भी बिल्कुल हर ऑप्शन से आप बना सकते हो, तो आप एलिमिनेट करके ही आंसर करोगे इस तरह के क्वेश्चंस का, क्योंकि वो जल्दी हो जाता है। ओके okay. ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे 64% पीपल करेक्ट। अब जिन्होंने गलत आंसर दिया है एक बार हम समझते हैं। अब पहली स्टेटमेंट तो सही है बट सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगर हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करें तो ये फाइनल डेटा आपको नहीं देता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो होती है ना, वो आपकी प्रिलिमिनरी रिसर्च होती है। दैट मीन्स कि अगर आपको किसी भी एरिया में बहुत लिटिल नॉलेज है या बोल सकते हो इस पे रिसर्च नहीं हुई है, तब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करोगे। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती है टू फाइंड आउट कि वो एरिया क्या है या उस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए होती है। तो आपको ये प्रिलिमिनरी डेटा दे सकती है, ये कभी भी आपको कंक्लूसिव
रिसर्च नहीं होगी या कभी भी कंक्लूजन आपको रिसर्च के अंदर नहीं मिलेगा। आपको इनिशियल जो उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में नॉलेज है वो मिल जाएगी, जिससे कि आप फर्दर रिसर्चेस उस टॉपिक पे कर सकते हो। तो आपकी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फाइनल डेटा आपको कभी नहीं देता है, बट यस ये आपको डेटा इंडिकेशंस देता है। इंडिकेशंस मतलब आपको बताएगा कहां पर ये डेटा मिल जाएगा, इस टॉपिक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। दैट मीन्स प्रिलिमिनरी नॉलेज आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, सो यस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एड्रेस करती है किसी इशू को जो अभी तक अच्छे से स्टडी नहीं हुआ है, राइट। इट इज कैरीड आउट टू हैव बेटर ग्रास्प ऑफ द करेंट इश्यूज, बट इट वोंट हैव अ पर्टिकुलर डेफिनेट प्रोसीजर, डेफिनेट रिजल्ट। आपके पास निश्चित परिणाम नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लोरेटरी ने सिर्फ एक्सप्लोर किया है उस एरिया के बारे में। इसके ऊपर फर्दर दूसरी स्टडीज होंगी जिससे कि आपको एक कंक्लूसिव आंसर मिल सके। ठीक है, कौन सी रिसर्च फाइनल डेटा देती है? तो आपकी जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस होती हैं वो आपको कंक्लूसिव रिजल्ट देती है। इसके अलावा जो आपकी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी आपने ये पढ़ा, और जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है वो आपको कंक्लूसिव रिजल्ट देगी, जो कि बताएगी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो वो रिसर्चेस जो क्वांटिटेटिव हैं, एक्सप्लोरेटरी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, दीज रिसर्चेस आर कंक्लूसिव इन नेचर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ सर्वे बेस्ड रिसर्च। सर्वेक्षण आधारित आपको बताना है प्रमुख नैतिक पहलू। ये आपके ऑप्शंस दिए हैं, एलिमिनेट करें। ग्रेट, ग्रेट एवरीवन, यस। सो आपको सर्वे बेस्ड जो रिसर्चेस होती हैं उसका बताना है एथिक्स या एथिकल, आपको क्या क्या चीजें करनी है, एथिकल एस्पेक्ट्स, किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, 87% स्टूडेंट्स करेक्ट। सर्वे बेस्ड रिसर्च कौन सी होती है? जहां पे मैं सर्वेज ले रही हूँ, मतलब मैंने सर्वे फॉर्म आपको दिया है, आप उसका इंफॉर्मेशन फिल करके क्वेश्चंस के आंसर्स करके मुझे वापस रिटर्न करोगे, वही डेटा मैं यूज करूंगी अपने रिसर्च के अंदर। ये सर्वे बेस्ड रिसर्च होती है। जो डेटा मुझे मिल रहा है उससे रिलेटेड कुछ एथिकल मेरे ड्यूटीज होते हैं जो एज अ रिसर्चर मुझे पूरे करने होंगे, जिसके अंदर आएगा प्रोटेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हार्म। किसी भी रिसर्च को आप कर रहे हो, आपकी जिम्मेदारी एज अ रिसर्चर कि आपके पार्टिसिपेंट्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। तो ये तो होगा, लेकिन पब्लिसाइज, मैं क्या पब्लिसाइज कर सकती हूँ? नहीं। रिसर्च की एथिक्स बोलता है कि आपको अनोनिमस रखना है, आपको जो डेटा है वो कॉन्फिडेंशियल रखना है। अगर आपको किसी ने कोई डेटा दिया है तो यू कैन नॉट पब्लिसाइज इट। ठीक है, तो बी तो बिल्कुल नहीं होगा, आप बी को एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश, क्या रिसर्चर भेदभाव कर सकता है अपने पार्टिसिपेंट्स के बीच में? डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ पीपल, कोई रिच होगा मेरे क्लास में, कोई पुअर होगा, या हो सकता है मेरे क्लास में जेंडर के बेसिस पे मेरी जो डेटा है या जहां से मैं डेटा ले रही हूँ जेंडर के बेसिस में डिफरेंस हो, तो क्या मैं इनके बीच में डिस्टिंग्विश करूंगी, भेदभाव करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। सी को एलिमिनेट करोगे, आंसर आपको मिल जाएगा विच इज ऑप्शन नंबर 4। इंडिविजुअल प्राइवेसी को मुझे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, बट प्राइवेट प्रॉफिट के लिए मैं यूज नहीं कर सकती। तो करेक्ट आंसर होगा ए एंड डी। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। यस, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर आपको जो आपकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है उससे रिलेटेड आपको दिया हुआ है स्टेटमेंट, आपको बताना है इसका मतलब क्या है, राइट। अब इसके बाद हिंदी देखेंगे, पहले आप इंग्लिश देख लो, इजी है, थोड़ा सा समझ के करो इसको।
हिंदी देखते हैं। देखो ये सिंबल्स और ये इन्हीं का खेल है, इसके अलावा अगर आपने पकड़ लिया तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके सो पोल स्टॉप्ड एंड इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल होगा डी, जैसा कि मेजॉरिटी बोल रहे हैं एंड यस 96% स्टूडेंट्स करेक्ट। बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब सबसे पहले दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। मैंने आपको जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, अभी मैंने कुछ ही दिन पहले क्लास ली थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि नल और ऑल्टरनेट का सिंबल क्या होता है। एच ओ जिसको हम एच नॉट बोलते हैं ये नल हाइपोथेसिस होती है, एंड ये जब ए जैसा लिखते हैं ना तो इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब यहाँ इक्वल कह रहा है, नल और इक्वल, तो नल और इक्वल ढूंढो। नल इक्वल ए थ्री कहाँ मिल रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में। वी हैव गॉट द आंसर। इसके अलावा भी आप देख सकते हो ऑल्टरनेट नॉट इक्वल, तो हम ऑल्टरनेट ढूंढेंगे, एक ये हमारा ऑल्टरनेट है, एक ये ऑल्टरनेट है। नॉट इक्वल इसके अंदर है, तो द आंसर विल बी B1। ठीक है, ऑल्टरनेट ग्रेटर, ऑल्टरनेट ग्रेटर, राइट। ये सिंबल ऑल्टरनेट का है, ग्रेटर की साइन लगी है, वो हो गया। नल लेस, तो अब नल ढूंढो, किधर लिखा हुआ है नल, नहीं सॉरी नल नहीं है, ऑल्टरनेट है। ऑल्टरनेट लेस हो गया, आ गई बात समझ में। सो इसी तरह से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इजी, ओनली थिंग इज कि हमको ये सिंबल्स का मतलब पता होना चाहिए। द क्वेश्चन वाज एब्सोल्युटली वेरी इजी। यस, तो एक बार फिर से देख लो, यहां पर जो म्यू होता है ना, ये जो आप म्यू देख रहे हो, ये वाला सिंबल, इसको म्यू बोलते हैं, ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एच नॉट नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करता है, और एच अल्फा लिखा होगा या एच ए लिखा होगा तो दैट इज ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, राइट। चले लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच टाइप ऑफ द रिसर्च। हाइपोथेसिस की टेस्टिंग किस रिसर्च की मुख्य विशेषता होती है। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन आई बिलीव। यस, करेक्ट आंसर मुझे मिलना चाहिए 100%। लेट्स सी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 97। नॉट बैड। टेस्टिंग किसके अंदर करते हो आप, टेस्टिंग मतलब प्रूव करते हो क्वांटिटेटिव रिसर्च, या ये एकदम रटा होना चाहिए। क्वालिटेटिव रिसर्च में डिस्कवर करते हो, और जो कंसेप्चुअल रिसर्च होती है ना, ये रिसर्च जैसे फिलोसोफर्स हो गए ये कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी रिसर्च एम्पिरिकल नहीं होती है, तो वो रिसर्च जो एम्पिरिकल ना हो वो कंसेप्चुअल कहलाती है। अच्छा, इसके अलावा ये दो चीजें, क्वालिटेटिव में आप डिस्कवर करते हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च में प्रूव करते हो। इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एंड ये याद कर लेना। क्वांटिटेटिव रिसर्च के ये कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने याद कर लिए तो फिर आप क्वांटिटेटिव रिसर्च के किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे जिसके अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी। तो मैंने आपको ये रटाया हुआ है कि क्वांटिटेटिव के अंदर फिक्स्ड आपके 4 मेथड्स आएंगे, इसके अलावा सारे क्वालिटेटिव हैं। तो उसी टेक्निक को इस्तेमाल करके अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको याद कराया था, जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्लास ली थी, तो उसको अप्लाई करके डू आंसर। एम्पिरिकल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट क्लास जो रिसर्च एप्टीट्यूड की ली थी, बेसिक्स ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड, वो क्लास देखो, बिकॉज आई सेड कि ये क्लास नहीं देखी तो रिसर्च में दिक्कत आएगी। आज तो प्रैक्टिस सेशन है, थ्योरी इसके ऊपर ऑलरेडी हो गई है। यस, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारी वो रिसर्चेस जो क्वांटिटेटिव हो।
हाँ जी, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। सो 83% स्टूडेंट्स ने ही सिर्फ आंसर किया है, बट मैंने आपको याद कराया है सी डी ई ई, कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोस्ट फैक्टो, एक्सपेरिमेंटल, ये चार आपकी किसके अंदर आती है? क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर जो आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हो उसमें सर्वेज का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ आंसर क्या होगा आपका? कोरिलेशन, डिस्क्रिप्टिव तो होगा ही, डी एंड ई तो पक्की बात है होगा, इसके अलावा सर्वेज होंगे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो आपको याद रखना है सी डी ई ई, इसको एस भी कर लो। ठीक है, वैसे डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमारा जाता है सर्वे, चलो हम इसको अलग से कर लेते हैं। तो सीई, ये सीड्स बन सकता है क्या? सी टाइप की सीड, ठीक है, सी टाइप की सीड आपकी हो जाएगी क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स। याद रख लो इसको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे 2023 के क्वेश्चंस हैं। तो आप देखो इस तरह के क्वेश्चंस मतलब बहुत इजी मार्क्स आपको मिल सकते हैं अगर आपको सिर्फ नाम पता हो तो। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको असर्शन एंड रीजन दिया, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। हाउ कम इट इज क्वेश्चन नंबर 15? इट शुड बी क्वेश्चन नंबर 10 में चेक करती हूँ, एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी, आप अभी फिलहाल के लिए तो इसको आंसर करो। मीनवाइल आई विल चेक। चलो पहले इसको आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 98% पीपल करेक्ट। देखो क्या बोला गया यहाँ पर, फ्लिप्ड क्लासरूम लर्नर सेंट्रिक होता है। यस, लर्नर सेंट्रिक फ्लिप्ड क्लासरूम है। फ्लिप्ड के अंदर हो क्या रहा है? हमने फ्लिप किया हुआ है, हमने फ्लिप किया हुआ है हमारे नॉर्मल क्लासरूम को। दैट मीन्स जो हम पहले क्लास में कर रहे होते थे, अब बच्चा उसको घरों पे करेगा। दैट मीन्स वो घर पे लेक्चर वगैरह देख के आएगा, क्लास में आके प्रैक्टिस करेगा। ये इसलिए यूज करते हैं ताकि क्या हो जाए, हमारी टीचिंग बच्चों के पेस पे हो। बच्चे अपनी स्पीड से अपने पेस पे घर से पढ़ के आएंगे और क्लास में आके प्रैक्टिस करेंगे। रीजन बोल रहा है, स्टूडेंट वीडियो के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं, फिर क्लास में आके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एंड आप जब बिकॉज लगाओगे तो यू विल सी की एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट, राइट? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, और लास्ट में, क्लास के लास्ट में जो आपके 9th के बाद मतलब 10th से लेके 14 तक के क्वेश्चंस क्लास के लास्ट में मैं कराऊंगी, ठीक है आपको? चलें, yes, चलें एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 16, which among the following is incorrect action verb for comprehension level? कॉम्प्रिहेंशन लेवल ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंदर जो आपका आता है, आपको बताना है इनकरेक्ट एक्शन वर्ब कौन सा है। ठीक है, इनकरेक्ट एक्शन वर्ब होगा
फॉर कॉम्प्रिहेंशन लेवल, मतलब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग पे बच्चा क्या क्या चीजें कर सकता है, ये सारी चीजें कर सकता है, बट दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर, तो बी हमारा करेक्ट नहीं होगा, है ना। बी का मतलब है अपलॉड, अपलॉड कि हम बच्चे की प्रशंसा कर रहे हैं, अगर बच्चा कोई काम कर ले रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन लेवल में ये नहीं होता। कॉम्प्रिहेंशन लेवल अगर आप चीजों को समझ गए हो तो मैं आपको बोलूंगी कि इसको कन्वर्ट करो अपने ओन वर्ड्स में, कर लोगे, पैराफ्रेज कर लोगे, आप समराइज कर लोगे, ये सारी चीजें हो जाएंगी, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपको टीचिंग मेथड्स दिए हैं एंड उसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मोनोलॉगिक, डायलॉगिक, एक्शन बेस्ड एंड सेल्फ स्टडी टीचिंग मेथड्स। ये 2023 दिसंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करेंगे और आराम से आप एक्सप्लेनेशन के साथ मैच कर सकते हो इफ यू जस्ट एलिमिनेट। क्वेश्चन इन हिंदी एंड ऑल्सो द पोल। Done. So the correct answer for this question will be option number B and 95%. Very good. So बिल्कुल 95% स्टूडेंट्स करेक्ट है। अभी देखो मोनोलॉगिक होता है टीचर सेंटर्ड, मोनोलॉग मतलब एक ही पर्सन बात कर रहा है, तो एक पर्सन बात करता है, वन वे कम्युनिकेशन किसके अंदर होता है, टीचर सेंटर्ड मेथड। डायलॉगिक आपका होता है स्टूडेंट लर्नर सेंटर्ड के अंदर, जब टीचर और स्टूडेंट आपस में कम्युनिकेट करके पढ़ते हैं। एक्शन बेस्ड जहां पर आप खुद कुछ कर रहे होते हो। एंड लास्टली है सेल्फ स्टडी। अब देखो जब आप कुछ कर रहे होते हो तो इट विल बी सिम्युलेशन या रोल प्ले, राइट। मोनोलॉगिक आपका क्या होगा, टीम टीचिंग होगा, डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है। तो सबसे पहले A3 एंड आपका C4, तो A3 कहाँ है, ये यू हैव गॉट द आंसर, C4 होगा। अब मैं बात करूं डायलॉगिक, तो जो आपके केस स्टडी होते हैं, ट्यूटोरियल्स मेथड होते हैं, ये लर्नर सेंटर्ड होता है, वेर एज आपका सेल्फ स्टडी ये होगा। साइबरनेटिक्स है या कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन है, तो व्हाट इज साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स की बात करें तो यहाँ स्टूडेंट अपना गोल सेट कर रहा है, उसके ऊपर फिर वो खुद काम करेगा, तो साइबरनेटिक्स इसका मतलब होता है, साइबरनेटिक्स का एक्चुअली मतलब होता है खुद गवर्न करना, अपनी हाथ में स्टीयरिंग को लेना, मतलब अपनी लर्निंग का कमांड खुद अपने हाथ में लेना, खुद गोल सेट करना और पढ़ना। जैसे कि यहाँ पर वी हैव मेजॉरिटी ऑफ द लर्नर्स जो खुद पढ़ाई कर रहे हैं, उन्होंने खुद अपना पूरा प्लान बनाया है और अपना अपना सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज साइबरनेटिक्स। इसके अलावा कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, दैट मींस आप जैसे क्विज वगैरह कर रहे हो यहाँ पर, तो इट विल आल्सो कम अंडर योर सेल्फ स्टडी मेथड, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 एवरीवन, दो स्टेटमेंट्स हैं आपको और आपको बताना है कि विच वन इज करेक्ट। हाँ जी, सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का।
Poll started late, so it's going to end soon as well. Correct answer for this question will be option number D. 100% students. Great. अभी देखो, स्टूडेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ मीडिया ऑडियंस. अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो ये मीडिया ऑडियंस का पार्ट नहीं होते हैं. ये बिल्कुल बात गलत है. अभी आप इस वक्त देखो तो एक हम क्या यूज कर रहे हैं, एक मीडिया ही यूज कर रहे हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपका यूट्यूब. यहाँ पर हम अपनी बातें आपको शेयर करते हैं, यू आर पार्ट ऑफ इट. तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है. बट सेकेंड स्टेटमेंट हम देखेंगे, ऑल परवेसिव डिजिटल टेक्नोलॉजी. ऑल परवेसिव मतलब यूनिवर्सल होना, हर जगह होना. स्टूडेंट्स हैव बिकम इंटरैक्टिव मीडिया यूजर. रीजन करेक्ट है, बट असर्शन आपका बिल्कुल गलत है. राइट. सो यस, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19 एवरीवन. मास कम्युनिकेशन क्या है? So this question can be confusing for many. The correct answer for this question will be C. Let's see कितने लोगों ने सही आंसर किया है. 59. As I said, ये question थोड़ा confusing हो सकता है. अगर आपको लग रहा है more effective होता है डायडिक, इसके बाद लिखा है as rich is concerned. अभी richness क्या होती है? रिचनेस क्या होती है? एक बार मेरी कम्युनिकेशन के ऊपर जो मैंने बेसिक्स वाली क्लास ली थी, इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन करके, वो क्लास देखना. मैंने उसमें चैनल रिचनेस आपको पढ़ाया था. चैनल रिचनेस होती है जहां पर हम कई सारे मेथड से बात कर रहे होते हैं, मतलब वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है. तो अगर रिचनेस की बात करें तो सबसे ज्यादा रिच होता है फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, जो कि वी हैव डिस्कस्ड. क्योंकि वहां पर हम ना सिर्फ लोगों के वर्ड्स को सुन रहे होते हैं, बट उनके एक्सप्रेशंस को देख रहे होते हैं. हम देख रहे होते हैं किस तरह से वो चीजों को डिलीवर कर रहे हैं, क्या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस है. राइट. तो रिचनेस बिल्कुल नहीं होगा, बट यस, ये एक इम्पर्सनल टूल है. अब ये इम्पर्सनल क्या होता है? इम्पर्सनल होता है जहां पर हम बहुत ज्यादा पर्सनल या पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड नहीं होते हैं. जैसे मैं बात करूं सेल्समैन की और एक कस्टमर की, तो सेल्समैन एंड कस्टमर एक पर्टिकुलर गोल से बात कर रहे होते हैं, बट इनके बीच में ऐसे इमोशनल कनेक्ट नहीं होता है. तो उसी तरह से मास कम्युनिकेशन की बात करूं तो ये एक इंफॉर्मेशन डिलीवर करने का मेथड है टू द मासेस, विच इज इम्पर्सनल. बहुत ज्यादा पर्सनल नहीं है. पर्सनल आपका जो अदर मेथड्स होते हैं, जैसे फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो गया, फ्रेंड से बात करना हो गया, वो सब इसके अंदर आएगा. चले, सो ग्रेट एवरीवन. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. पर्सनल डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट? संप्रेषण में निजी आयाम क्या होगा? यस, तो एक बार ना बेसिक्स, इसलिए मैंने पहले सारे थ्योरी ले लिए थे, अब मैं क्वेश्चंस करा रही हूं, तो बेसिक जरूर से देख लेना कम्युनिकेशन वाली. यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी. 91% स्टूडेंट्स करेक्ट है. फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. पर्सनल डायमेंशन होता है मेरा फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. ये कॉन्सेप्ट हम कहां पे पढ़ते हैं फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का? ये हम पढ़ते हैं मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर. और ये किस मॉडल के अंदर इंक्लूड हुआ था? स्क्रैम वाले मॉडल के अंदर. दैट इज आपके इंटरैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, उसमें इस कॉन्सेप्ट को लेके आया गया था, इंट्रोड्यूस किया था फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस. दैट मीन्स हमारा जो अनुभव का क्षेत्र होता है वो हर पर्सन का अलग होता है. मेरे एक्सपीरियंसेस और आपके एक्सपीरियंसेस में डिफरेंस होगा, वैसे ही आपके और आपके सिस्टर के एक्सपीरियंसेस में डिफरेंस होगा. भले आप एक फैमिली में रह रहे हो, बट हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो डिफरेंट हो सकता है. हर एक पर्सन का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होगा. आप और आपके सिस्टर में काफी सारी चीजें कॉमन होगी,
ठीक, आपकी लैंग्वेज सेम हो सकती है, वैल्यूज सेम हो सकते हैं, बट डिफरेंट होगा आपके कुछ और एक्सपीरियंसेस, जैसे आपने अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे एक्सपीरियंस किया है, आप अपने जो आपके पर्सनल जॉब्स हो सकती हैं या आपके पर्सनल जो भी आपके रिलेशंस हैं उसमें आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो दैट विल बी डिफरेंट। तो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस होता है, अनुभव का क्षेत्र होता है, और हर पर्सन का अनुभव दूसरों से अलग होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर जो पर्सनल डायमेंशन है, इट इज योर फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, आई होप अभी ये क्लियर हो गया होगा सबको। किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार आप इसको पढ़ लो कि पर्सनल डायमेंशन क्या होता है। पर्सनल डायमेंशन होता है जो एक पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड हो। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो कैसे एनवायरमेंट, आपके एक्सपीरियंस, आपके कल्चर आपको किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, वो आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस होता है। चले, क्वेश्चन नंबर 21 एवरीवन, कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट और उनके डिस्क्रिप्शंस। क्विकली मैच। मेरी क्लास होती है मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 12 बजे। ठीक है, इसके अलावा वी डू पोस्ट वीडियोज एंड शॉर्ट्स एज वेल। तो आपको इस चैनल पे कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी पेपर 1 एंड पेपर 2 की फॉर यूजीसी नेट एंड जेआरएफ। ओके एवरीवन, हिंदी भी देखते हैं और उसके बाद पोल दूंगी आपको। हाउस द क्वेश्चन एवरीवन, आर यू ऑल लाइकिंग द क्वेश्चन? नया सीखने को मिल रहा है? यस, आउटस्टैंडिंग, ग्रेट। चलो, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 86% स्टूडेंट्स करेक्ट, नॉट बैड। अब जितनों को कंफ्यूजन है एक बार हम समझ लेते हैं। देखो, रिफरेंट होता है हमारा, हम किस चीज को रिफर कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्स्ट्रक्ट होता है, अगर हम कॉन्स्ट्रक्ट की एक्चुअल बात करें तो कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है कोई एक हमारा डिजाइन, कोई एक हमारा जो निर्माण होता है वो। अगर सिंबल्स की बात करें तो हम कोई चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड देन वी हैव लैंग्वेज, जिसके हेल्प से हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो रेफरेंट आपका होगा ऑब्जेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन, किस चीज से आप ओरिएंटेड हो, किस चीज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इफ आई टॉक अबाउट दी कॉन्स्ट्रक्ट, तो कॉन्स्ट्रक्ट होता है हमारा एक्सपीरियंसेस इन रिलेशन टू दी ऑब्जेक्ट। कॉन्स्ट्रक्ट हमारा होता है डिजाइन, एंड पूरा जो आपका कम्युनिकेशन का प्लान होगा वो आपके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होगा। आपने क्या एक्सपीरियंस किया है उसी के बेसिस पे आप कम्युनिकेट करोगे अगले से। मेरा जो अनुभव होगा मैं वही आपको बताऊंगी, है ना। तो जो मेरा कॉन्स्ट्रक्ट है, मेरा जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो मेरे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ही होगा। नेक्स्ट आते हैं हम, हमारा जो सिंबल होता है। तो इफ आई टॉक अबाउट सिंबल, तो सिंबल क्या है, जेस्चर होता है। ठीक है, जेस्चर होता है जो मैं किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करूंगी, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, लाइक फॉर एग्जांपल दिस, ये सिंबल के अंदर आएगा। नेक्स्ट आती है लैंग्वेज, तो इट स्ट्रक्चर्स ह्यूमन एक्सपीरियंस। लैंग्वेज क्या करता है, हमारे ह्यूमन एक्सपीरियंस को स्ट्रक्चर करता है। अब यहाँ पर देख लेंगे रिफरेंट, व्हाट वर्ड और सिंबल स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट कॉन्स्ट्रक्ट, तो कॉन्स्ट्रक्ट हमारे परसेप्शन, हमारे एक्सपीरियंसेस से क्रिएट होता है। मतलब हम कम्युनिकेट किसके बारे में करने वाले हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन वगैरह है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी, जिसको आप आराम से देख लो। अभी प्रैक्टिस सेशन है, 30 क्वेश्चंस करने हैं, तो वील मूव अहेड। आते हैं बैरियर्स के ऊपर। तो कम्युनिकेशन के बैरियर्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे। कंफ्यूजन है तो एक बार उसको समझोगे तो क्लियर हो जाएगी कंफ्यूजन। ठीक है, चले, बैरियर्स टू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बैरियर का ऑप्शन नंबर बी।
96% स्टूडेंट्स करेक्ट, वेरी गुड। अभी देखो बैरियर हमारे अंडरस्टैंडिंग का क्या हो सकता है। अगर आप मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो तो मुझे समझने में दिक्कत आएगी तब अगर आपने कोई जार्गन्स का इस्तेमाल किया। जार्गन्स क्या होते हैं? टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स होते हैं कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट वर्ड जो हम नहीं जान रहे होते। फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हो और अक्सर डॉक्टर आपको कोई ऐसी कोई ट्रीटमेंट हो सकता है वो बोल दे कि आपको ये करना होगा, आपको वो करना होगा, तो आप उससे पूछते हो इसका मतलब क्या है। ओडी, डॉक्टर बोलेगा इसको ओडी ले लेना, इसको बीडी ले लेना, तो आप पूछ सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछोगे इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपको वो नहीं समझ में आएंगे टेक्निकल वर्ड्स, राइट। तो ये क्या है? जार्गन्स होते हैं। तो जार्गन ऑब्वियसली हमारे अंडरस्टैंडिंग में एक बैरियर क्रिएट करेंगे, तो बी तो होगा। इसके अलावा व्हाट ऑल बैरियर्स कैन बी देयर? कल्चरल और आपके प्री जजमेंट। मैं किसी को पहले से ही जज कर लूं या एक कल्चरल बैकग्राउंड में डिफरेंस होना, ये हमारा बैरियर बनेगा। अब आपको लग रहा होगा इमोशनल कोशेंट या पर्सनल स्पेस, क्यों नहीं? पर्सनल स्पेस अंडरस्टैंडिंग के अंदर बैरियर नहीं होता। पर्सनल स्पेस आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का टाइप है, जहां पर दो लोगों की दूरी आपको बताती है कि इनके बीच में रिलेशन क्या है। तो पर्सनल स्पेस इज नॉट अ बैरियर बट अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमिस। ठीक। आपका इमोशनल कोशेंट कैसा है ये बैरियर बन सकता है अगर अगले का इमोशनल कोशेंट आपसे मैच ना करे, लेकिन ऐसा नहीं दिया हुआ है कि हमारे बीच में इमोशनल बैरियर्स आ रहे हैं। सो आंसर इसका होगा बी, डी एंड ई, विच इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर आपको कम्युनिकेशन के टाइप्स दिए हुए हैं और उसके डिस्क्रिप्शन दिए हैं एंड यू हैव टू मैच। हाँ जी बिंदु, एक्सप्लेन इमोशनल कोशेंट क्यों नहीं? वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? कैसी वॉइस प्रॉब्लम हो रही है? हाँ जी, लेट मी नो एवरीवन, कैन यू ऑल हियर मी प्रॉपर्ली? एक बार बताते चले। यस, ओके, चलो हिंदी देखते हैं और पोल पे आंसर करते हैं एवरीवन। एलिमिनेट कर ले एवरीवन, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। 95% स्टूडेंट्स, ग्रेट, वेरी गुड। सो देखो अभी हमने पढ़ा प्रॉक्सिमिस क्या होता है, पर्सनल स्पेस होती है। B3 तो अभी हमने पढ़ लिया, तो B3 पहले तो ढूंढ लो, मिल गया आंसर एंड वी हैव गॉट द करेक्ट आंसर। पैरा लैंग्वेज होती है आपकी कि आपने बोला कैसे है, किसी चीज को आपने बोला कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैं शटअप बोल दूं किसी को प्यार से, और एक होता है शटअप बोल देना बहुत गुस्से में। बोला गया है एक ही वर्ड, शट अप ही बोला गया है, बट एक प्यार से बोल दिया, एक गुस्से में बोल दिया, मीनिंग बदल गई, राइट। तो कैसे बोला, ये पैरल लैंग्वेज होती है जो कि हमारी चेंज कर देती है मैसेज को पूरी तरह से। तो आपका बोला कैसे गया होगा, हेजिटेशन, नॉइज, इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट आते हैं कलर। तो कलर की बात करें तो कलर क्या चीज आपका शो करता है? कलर शो करता है डिफरेंट मूड्स को। एक गाना भी है हमारा, फीलिंग ब्लू, फीलिंग ब्लू कौन सी मूवी का है आई डोंट रिमेम्बर, बट एक गाना है ना फीलिंग ब्लू। अब होता है मंडे ब्लूज। हम पीस को यूज करते हैं तो पीस के लिए वी हैव वाइट, राइट। तो अगर हम किसी और रिलीजन की बात करें तो रिलीजन में ऑल्सो वी हैव डिफरेंट कलर्स। तो डिफरेंट मूड को हमारा शो करेगा कलर। एंड लास्टली वी हैव आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आप किस तरह का अपने पास फोन रख रहे हो, किस तरह के आपके सन ग्लासेस हैं, वो आपके बारे में बताएगा, आपके एज अ पर्सनालिटी आपके बारे में कम्युनिकेट करेगा, तो वो आर्टिफैक्ट होता है। इट इज ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस विद कल्चरल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है आपके बारे में, वो चीज जो कम्युनिकेट करे दैट इज नोन एज आर्टिफैक्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड विच वन इज राइट यू हैव टू टेल मी. यस. हिंदी पढ़े एवरीवन, बहुत जल्दी से हिंदी पढ़े एंड बताते जाएं करेक्ट आंसर क्या होगा. ये भी हमने किया हुआ है क्लास के अंदर. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी बी. दोनों स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं. 73 बहुत से लोगों ने बोला कि ए करेक्ट है. देखो, MLA इज एसोसिएटेड विथ teachings. The social science and the fields associated with teaching are most common users of MLA. तो MLA के जो यूजर्स होते हैं वो होते हैं ह्यूमैनिटीज वाले, सोशल साइंस वाले. यहां लिखा है टीचिंग के भी जो फील्ड वाले होते हैं वो MLA को यूज करते हैं. दिस इज नॉट राइट. ये जो एक स्टेटमेंट है ना, टीचिंग वाला जो वर्ड है, इसने बना दिया है गलत आपके MLA को. सोशल साइंसेज आएंगे MLA के अंदर, वेराज आपका जो एपीए का यूजर होता है वो कौन होता है, लैंग्वेज वगैरह होते हैं. ये गलत है. एपीए साइंसेस के लिए यूज होती है, MLA ह्यूमैनिटीज के लिए यूज होती है, शिकागो बिजनेस के लिए यूज होता है. तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दी हुई है आपको, गलत दी हुई है. एजुकेशन वाले MLA यूज करते हैं, बट आप अगर टीचिंग की बात करें तो नहीं, वो प्रेस्क्राइब्ड होगा कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी प्रेस्क्राइब करेगी, बट MLA में ये कहीं भी थ्योरेटिकली नहीं लिखा है कि टीचिंग फील्ड वाले MLA यूज करेंगे. देयरफॉर ये गलत है. हाँ, इसीलिए क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और ये कंफ्यूज भी करते हैं. ठीक है, ये कंफ्यूज भी करते हैं हमें हमारे एग्जाम में. चले आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियलाइबिलिटी दी है और उसके डिस्क्रिप्शन दिए हैं. जब मैंने बेसिक्स लिया था ना रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास, तो उसमें मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रियलाइबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडिटी सब कराया था. तो एक बार आप उसको देख सकते हो. हाउ मेनी क्वेश्चंस? 30 क्वेश्चंस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड उसके डिस्क्रिप्शन. यस. ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी. एंड यस, एलिमिनेशन से हो जाएगा, जैसे कि मेजोरिटी सेइंग कि एक ऑप्शन से हमारा हो गया 100%. ग्रेट, वेरी वेरी गुड. इसका मतलब बेसिक्स वाली क्लास सबने देखी है एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है सबको. वेरी वेरी गुड. टेस्ट रिलायबिलिटी क्या होती है? मैं आज टेस्ट करूं, फिर मैं कुछ टाइम के बाद फिर से टेस्ट करूं, मुझे रिजल्ट जो है क्या मिले, सेम टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज रिपीटेड. सो ए का क्या होगा, ए होगा 4. वी हैव गॉट द आंसर. जैसा कि सब बोल रहे हैं, एक ऑप्शन से हो गया. इंटररेटर होता है, दो अलग अलग लोग रिसर्च कर रहे हैं, मतलब उसी सेम चीज को करें और उनको सेम रिजल्ट मिले, दैट इज इंटररेटर. मैंने एक चीज को टेस्ट करने के लिए दो वर्जन ऑफ टेस्ट बनाए हैं और दोनों वर्जन्स पे अगर आप किसी एक को टेस्ट में बैठा रहे हो तो दोनों वर्जन्स पे उसको सेम रिजल्ट मिल रहा है, दैट इज पैरेलल फॉर्म. स्प्लिट हाफ आपकी रिलायबिलिटी का टाइप नहीं होता है, बट ये
इंटरनल जो कंसिस्टेंसी है ये रिलायबिलिटी का टाइप होता है, उसको चेक करने के लिए वी हैव स्प्लिट हाफ मेथड, जहां पर हम एक क्वेश्चन के दो हाफ, मतलब एक पूरा क्वेश्चन पेपर का दो हाफ कर देंगे, दोनों पार्ट्स में अगर हमें सेम रिजल्ट मिलेगा तो उसमें क्या है, इंटरनल कंसिस्टेंसी है, उसको मेजर करने के लिए वी हैव स्प्लिट हाफ मेथड। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो which of the following scales of measurement is synonymous with the ranking or grading? तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। है ना, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, रैंकिंग बोल रहे हैं, तो रैंकिंग है तो इट मींस हमारा ऑर्डिनल स्केल है। 98, इसमें 98 क्यों, 100% क्यों नहीं भाई, ऑर्डिनल है, ऑर्डर की बात हो रही है, एंड ऑर्डर की बात होगी तो रैंक की बात होगी, है ना, सो इट विल बी ऑर्डिनल स्केल। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ राइटिंग क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट। तो क्वालिटेटिव रिसर्च रिपोर्ट अगर आप लिख रहे हो तो उसका सीक्वेंस क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफी पूछा गया है 2023 में। एक बार आपसे सिंपली पूरे रिसर्च रिपोर्ट का सीक्वेंस पूछा था, एक बार आपसे क्वालिटेटिव का पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यस ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 34% स्टूडेंट्स हैव गिवन द आंसर सी। ओके, अब समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जाता है, इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, सोचो आप कि मैंने इंट्रोडक्शन करा, उसके बाद नेक्स्ट होगा मैं प्लान करूंगी अपने रिसर्च मेथड को, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर उसके बेसिस पे आप अपना डेटा को कलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट किया, आपको एक फाइंडिंग मिली कि ये हो रहा है, एंड देन उसको फिर आप लास्ट में डिस्कस करोगे, कुछ फाइंडिंग डेटा जो मिला उससे आप फाइंडिंग बनाओगे कि मैं ये, मुझे ये मिल रहा है, एंड देन इट विल बी डिस्कस्ड विद एक्सपर्ट्स, इट विल बी डिस्कस्ड विद द पर्संस जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, एंड देन आप कंक्लूजन दोगे, निष्कर्ष पे पहुंचोगे। तो जो क्वालिटेटिव रिसर्च का सीक्वेंस होता है वो आपका कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन, देन ऑब्वियसली प्लानिंग होती है, रिसर्च डिजाइन हम बनाते हैं, then data collect, finding, and then lastly it will be discussion with the experts, discussion with the person of the concerned fields. Next question, identify the correct sequence of elements set by Aristotle। तो communication elements जो Aristotle मॉडल के अंदर है उसके सीक्वेंस बताओ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Great. So the correct answer for this question will be option number D. 72% people correct. Yes, देखो जो आपका एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है वो लीनियर कम्युनिकेशन की बात करते हैं। लीनियर कम्युनिकेशन मतलब वन वे, और जब आपका लीनियर कम्युनिकेशन है तो उसके लास्ट में आता है इफेक्ट, इस बात को आप याद रख लो। ठीक है, कितने लीनियर कम्युनिकेशन मॉडल है हमारे पास, 4 लैब्स। थ्योरी ऑलरेडी है यूट्यूब पे, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से, आप उसको देख लेना। अभी हम बात करें एरिस्टोटल मॉडल के सीक्वेंस की, तो सबसे पहले आपका होगा जब हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, ऑब्वियसली हमारा सबसे पहले आएगा स्पीकर। स्पीकर एक पर्टिकुलर स्पीच देगा, एंड उसकी जो स्पीच होगी वो डिपेंडेंट होगी किसी ओकेजन पे, ऑडियंस को डिलीवर की जाएगी जिससे उनके दिमाग पे होगा कोई एक प्रभाव, दैट इज इफेक्ट। तो ये है हमारा करेक्ट सीक्वेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं
थिंक पेयर शेयर टेक्निक के बेनिफिट्स बताने हैं आपको। तो जो आपका थिंक पेयर शेयर टेक्निक होता है उसके क्या बेनिफिट्स हैं, लेट मी नो, लाभ या बेनिफिट। कीप आंसरिंग इन द चैट, हमारा कमेंट उस आपके जो चैट है उसको हमारा पोल उठा लेगा। ग्रेट, सो अभी मैं स्टॉप कर रही हूँ बिकॉज पोल स्टार्टेड लेट एंड करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। थिंक पेयर शेयर टेक्निक क्या है उसको मैंने फर्स्ट क्लास ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया था। ये हमें फ्रैंक लेमन ने मेथड दिया था। थिंक पेयर शेयर बोलता है कि हम पहले टॉपिक देंगे जिसके ऊपर बच्चा पहले सोचेगा, फिर हम उस बच्चे के पेयर बनाएंगे, दैट मीन्स उसका जो नेक्स्ट पार्टनर है उसके साथ जो उसने सोचा है उसको डिस्कस करेगा, फिर ये मिलके पूरे क्लास को अपने व्यू पॉइंट को शेयर करेंगे। तो थिंक पेयर शेयर टेक्निक आपकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग सब कुछ डेवलप होता है आपका इस मेथड के थ्रू, विच हैज बीन गिवन बाय फ्रैंक लेमन इन 1982। अभी कुछ हमारे क्वेश्चंस बीच के रह गए थे, जैसा कि हमने देखा 9 के बाद हम सीधा सीधा किधर पहुंच गए थे, 9th क्वेश्चन के बाद हम सीधा पहुंच गए थे ऑन क्वेश्चन नंबर 15। तो बीच के हमारे जो क्वेश्चंस हैं वील जस्ट क्विकली सॉल्व इट। Just a moment, everyone. जिक्सॉ अलग है, रेयांश जिक्सॉ मेथड अलग है, उसको भी आप एक बार ना देख सकते हो। कहाँ देखोगे आप उसको, जिक्सॉ मेथड को? उसके ऊपर भी मैंने क्लास ली थी, यही जो आप जो पहली क्लास थी उस नाम से आपको मिलेगी, पेड क्लास, पेड क्लास कुछ ऐसे करके हमारे यूट्यूब पे आपको वीडियो मिल जाएगी मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड की। अच्छा, अभी 10th क्वेश्चन, 9th के बाद जो हमारा 10th क्वेश्चन होगा उसका हम देखेंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। एलएमएस सॉफ्टवेयर हम किस लिए यूज करते हैं? हाँ जी, marketing of offline courses, admission of student, creating institutional websites, या D, creating virtual student teacher group? Very good. Yes. Very good. And the correct answer for this question is option number D, which 98% स्टूडेंट्स हैव गिवन। वर्चुअल टीचर स्टूडेंट ग्रुप बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एलएमएस का यूज करते हैं। अब देखो ये सारे कॉन्सेप्ट्स प्रीवियस क्लासेस में एक्सप्लेन्ड हैं, अगर आप थ्योरी क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो ये क्वेश्चंस आपको मुश्किल नहीं लग रहे होंगे, अगर आपको लग रहे हैं तो थ्योरी जो प्रीवियस हमने पढ़ी है वो देखो। चले, OER क्या होता है? OER का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। अब OER को रिप्लेस करके हमारा क्या आया था? मूक्स आया था, राइट? तो OER बेसिकली है क्या? थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, आई कैन सी इन द कमेंट्स, तो चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। OER है आपका ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ऑनलाइन नहीं है, इट इज ओपन। ओपन मतलब हर किसी के लिए खुला है, फ्री है, एनीवन कैन कम एक्सेस इट और वहां से पढ़ सकता है। जैसे आपके पीडीएफ्स हो गए ऑनलाइन, आपको बुक्स मिल जाती हैं फ्री ऑनलाइन, तो वो सब किसके अंदर आएगी? विकिपीडिया है। दीज आर OERs, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। डिफरेंट आपको मेथड्स दिए हैं टीचिंग के और उसको मैच करना है विद द एक्सप्लेनेशन, एवरीवन।
क्वेश्चन इन हिंदी. And the time is up. The correct answer for this question is option number C. 90% students are correct. देखो, माइंड मैप की बात करें तो माइंड मैप होता है जब हम एक मैप बनाते हैं जिससे हम चीजों को याद कर सके. बहुत सारे रीजंस होते हैं माइंड मैप को यूज करने के. तो इट इज अ सेल्फ लर्निंग टूल, है ना. ये हो गया. गेमिफिकेशन, हम गेम्स के थ्रू सीख रहे होते हैं. तो गेमिफिकेशन हमने पढ़ा है, गेम्स के थ्रू पढ़ाना. कहूट में मैंने आपको काफी पढ़ाया है कि गेम्स के थ्रू, क्विजेस के थ्रू आप बच्चों को पढ़ाते हो. तो बी विल बी लर्निंग थ्रू क्विजेस. फ्लिप्ड क्लासरूम है जहां पर बच्चा क्लास के पहले ही लेक्चर को देख के आता है. एंड आईसीटी बेस्ड वर्चुअल रियलिटी, जैसे अभी इस वक्त हम एक वर्चुअल रियलिटी वर्चुअल क्लास में पढ़ रहे हैं, तो दैट इज आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड. नेक्स्ट, डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस में जो सबसे इफेक्टिव मेथड होता है वो कहां पर होता है, राइट. तो डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस आपका एडगर डेल की रिसर्च के बाद हमको मिला था जहां पर सबसे इफेक्टिव मेथड है हमारे टीचिंग का, वो ऊपर होता है, नीचे होता है, मिडिल में होता है, कहां पर होता है. Okay, so the correct answer for this question will be option number D. बॉटम, सबसे नीचे होता है आपका मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू डेल. अब देखो, जैसे टीचिंग के हमारे लेवल्स हैं तो उसमें हम नीचे से शुरू करते हैं. ब्लूम वाला आपका लेवल है तो उसमें नीचे से शुरू करते हैं. बट एडगर डेल में ऊपर से शुरू होता है. सबसे लीस्ट इफेक्टिव वो मेथड जहां पर पढ़ने के बाद सिर्फ 10% हमें याद रहता है, वो टॉप ऑफ द कोन में रहता है. तो ये भी पूछ सकते हैं, लीस्ट इफेक्टिव सबसे ऊपर होता है, मोस्ट इफेक्टिव 90% नीचे होता है कोन में, सबसे नीचे, राइट. सो ये है आपका करेक्ट आंसर. चले, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ लर्निंग दी है एंड उसके मीनिंग दिए हुए हैं. सो यू हैव टू क्विकली मैच एंड लेट मी नो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा. ऑल राइट. सो करेक्ट आंसर, बहुत से लोग बोल रहे हैं डी होगा, बट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए. 8% स्टूडेंट्स ने आंसर किया. चलो देखते हैं आंसर सही है या आप सही हो, एक बार मैं करके देखती हूँ. ठीक है, अब पहले हमें क्या पता है, हमें पता है एसोसिएशन. एसोसिएशन लर्निंग किसकी थी, स्किनर वाली थी, है ना. स्किनर की, पावलोव की जो लर्निंग है ये एसोसिएशन के अंदर आती है, जहां पर ये बोल रहे होते हैं दो चीजों को लिंक करके हम सिखा सकते हैं. ठीक, हमें प्रोसीजरल पता है, प्रोसेस, दोनों को मैच करते हैं. एसोसिएशन लर्निंग आपकी कौन सी हो जाएगी, लर्निंग जहां पर हम कनेक्ट कर रहे होते हैं, एसोसिएट कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये होगा.
अभी प्रोसीजरल लर्निंग होती है जो पूरा प्रोसेस, पूरी हमको प्रक्रिया सिखा दे, ठीक है। तो लर्निंग टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल सीक्वेंस या लर्निंग टू डेवलप पर्सनालिटी नहीं, लर्निंग टू ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी टू अचीव अ गोल। तो D3 है ना। आप देखो कि हमने एक सीक्वेंस को सीखा जिससे हम अपने गोल की तरफ, प्रक्रिया को पूरा सीखा जिससे हम गोल की तरफ पहुंच जाएं। जैसे गाड़ी चलाना पूरी एक प्रक्रिया है जो आपने सीखी, राइट। तो दैट इज प्रोसीजरल लर्निंग। आप इससे मैच करो, यू विल गेट द आंसर कि D3 होना चाहिए भाई और B4 होना चाहिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट क्लियर होना, एंड एक होता है फैक्चुअल, हमने फैक्ट्स को सीखा है। तो लर्निंग इज यूज टू डेवलप पर्सनालिटी एंड थिंक कोहेरेंटली। हमें अगर फैक्ट्स क्लियर होते हैं तो हम लॉजिकल सोच सकते हैं, है ना। फैक्ट्स पता है ये चीज ऐसे ही होती है, तब हम उसके बेसिस पे लॉजिकल सोच सकते हैं। एंड मैं कॉन्सेप्चुअल की बात करूं तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग होती है यूज टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल स्ट्रक्चर। हमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, हमें पता है इसका मतलब क्या है, कैसे है, क्यों है, तो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर उसका हमको पता है। दैट इज योर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, ठीक है। हाँ, बी का लग रहा था बट होगा नहीं, यहां पर मैंने सब कुछ आपको लिखा है एक्सप्लेनेशन, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 15 से हम ऑलरेडी कर चुके थे, बीच के हमारे कुछ क्वेश्चंस रह रहे थे, तो आई हैव एक्सप्लेन देम टू। ओके, नाउ विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द क्लास, और हमने कर लिए हैं सारे 30 क्वेश्चंस। बिफोर आई गो आई जस्ट क्विकली गिव यू अ होमवर्क, जो कि आपको मुझे बताना होगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, मतलब आप कमेंट्स करोगे इसका आंसर आज की क्लास में, एंड इसका आंसर मैं आपको दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो ये कुछ आपके 30 क्वेश्चंस थे, काफी इंटरेस्टिंग, काफी बोल सकते हो कि 2023 के रिपीटेड क्वेश्चंस थे। करके आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में अबाउट योर फीडबैक, सो दैट आई कैन प्लान सच सेशंस मोर। एंड इसके साथ साथ डू लेट मी नो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, कि कौन सी रेफरेंसिंग स्टाइल हम यूज करते हैं बिजनेस में, हिस्ट्री में एंड आर्ट्स में, ठीक है। सो यस, दिस दैट वाज इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहां पर वी विल बी डूइंग अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पेपर 1। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। एंड यस, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आज की क्लास में आपको नहीं समझ में आया होगा, मतलब अगर आप क्वेश्चन नहीं कर पाए होगे, दैट मीन्स कि थ्योरी आपकी नहीं क्लियर है। तो थ्योरी मैंने पहले ही इन सारे कॉन्सेप्ट की यूट्यूब पे ले ली है, तो डू वॉच दैट सेशंस एज वेल। थैंक यू सो मच।